जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांति बैच 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मेरी ये जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है इसमें ये लेक्चर नंबर होने वाला है 34। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत बड़े टॉपिक को समाप्त किया जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हो या जितने भी आज तक पिछले 33 लेक्चर हमने इस प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, बहुत एक्सट्रीम डिटेलिंग के साथ सारे फैक्ट्स, आर्टिकल, कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर किया है। क्योंकि एमपीपीएससी अब वो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट में भी जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आपका हर क्वेश्चन प्रीलिम्स में ठीक हो जाए इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद, और साथ ही साथ आपका मेंस का भी बेस बन जाए। मैं बिल्कुल भी भेदभाव करते नहीं चल रहा कि मैं बिल्कुल बस प्रीलिम्स के नजरिए से पढ़ा रहा हूं तो डिटेलिंग ना करूं। डिटेलिंग भी पूरी प्रॉपर हम बाकायदा कर ही रहे हैं। और आज इस लेक्चर नंबर 34 में जो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है दोस्तों, वो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का। बहुत ज्यादा मतलब मिलता जुलता चैप्टर है प्रेसिडेंट से। अगर आपने प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं, और अगर प्रेसिडेंट वाला नहीं भी देखा है तो आप देख लीजिए प्रेसिडेंट वाले को, और फिर आप उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को शुरू करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर क्या देखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को दूसरा सर्वोच्च पद दिया जाता है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस दिया जाता है प्रेसिडेंट के बाद। यानी कि सबसे पहला जो सबसे सर्वोच्च पद है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद हमारे देश में है दोस्तों, वो किसका है? वो है दोस्तों उपराष्ट्रपति का। तो यहां पर लिखा हुआ है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, यानी कि दूसरा दूसरा सर्वोच्च पद जो है वो किसका है? वो उपराष्ट्रपति का है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहां पर हमारे देश में उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो बिल्कुल अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिलता जुलता है। जैसे कि हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में क्या पढ़ते थे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो बिल्कुल अलग है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका में रियल पावर रखता है, परंतु इंडिया का प्रेसिडेंट इंडिया में वास्तविक शक्ति नहीं रखता है। परंतु जब हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट में हम क्या देखते हैं कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट से मैच करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में जो है हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या देखने को मिलता है हमको यहां पर। सबसे पहली बात तो ना तो वाइस प्रेसिडेंट और ना ही प्रेसिडेंट, मतलब ना तो उपराष्ट्रपति और ना राष्ट्रपति, दोनों को सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या जनता चुनती है? नहीं चुनती। मैंने रीजन आपको बताया। कभी कोई आपसे रीजन पूछे कि प्रेसिडेंट का चुनाव या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा क्यों नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जनता जिसको भी वोट देती है तो जनता उस व्यक्ति को शक्ति देती है, और जब किसी व्यक्ति को शक्ति जनता के वोट से मिलती है तो उसकी शक्ति वास्तविक शक्ति होनी चाहिए, रियल पावर होनी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, इन लोगों को हमारे देश में एक्चुअल पावर, रियल पावर, वास्तविक शक्ति तो वैसे भी नहीं मिलती। तो जिस व्यक्ति को आप रियल पावर नहीं दे रहे, जिस व्यक्ति को आप वास्तविक शक्ति नहीं दे रहे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप डायरेक्टली जनता से वोट करवा ही क्यों रहे हो? अगर आप डायरेक्टली जनता से वोट कराने के बाद भी अगर व्यक्ति को डायरेक्ट पावर आप नहीं देते हो तो ये कहीं ना कहीं भारत के जनता की जो वोटिंग की शक्ति है उसकी तौहीन है, उसका मजाक है। तो इसीलिए सिंस the president of India and the vice president of India are not provided with the real power, this is the reason that they both are not directly elected by the people of India। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही प्रत्यक्ष शक्ति या वास्तविक शक्ति नहीं दी जाती है, अतः उनका निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ठीक है, कारण आपको समझ में आया। अच्छा, आगे देखें। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचन मंडल, उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें कौन कौन आते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल का मतलब क्या हो गया?
इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन हिस्सा, कौन कौन हिस्सा ले सकता है, कौन कौन हिस्सा ले सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, इलेक्टेड का मतलब हो गया निर्वाचित, यानी कि संसद के वो सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं। और नॉमिनेटेड का मतलब क्या हो गया, मनोनीत, यानी कि संसद के वो सदस्य, यानी कि संसद के वो सदस्य मनोनीत, यानी कि संसद के वो सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। और राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा के 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। लोकसभा के 2 लोग जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हुआ करते थे उनको पहले नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट उनको नहीं किया जाता। तो और आप लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य नहीं आते, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो नहीं आते, है ना। केवल कौन से आते हैं, निर्वाचित सदस्य आते हैं। और जब मैं दोस्तों शब्द बोलता हूं पार्लियामेंट, जब मैं शब्द बोलता हूं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर मैं दोनों की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर मैं लोकसभा की बात भी कर रहा हूं और पार्लियामेंट के अंदर मैं राज्यसभा की बात भी कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में और कोई नहीं आता। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन आता है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य आते हैं, यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों टाइप के मेंबर्स आते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट के अंदर जो जो व्यक्ति होता है, संसद के अंदर जो जो व्यक्ति होता है, वो सभी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यों से यानी कि स्टेट से कोई नहीं आता, जबकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के चुनाव से स्टेट से भी जो विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो आते हैं। परंतु वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेवल से, राज्य स्तर से कोई भी नहीं आता। उसका रीजन बताऊं क्या है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का स्टेट यानी कि किसी भी राज्य से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट से पूरा कंट्रोल चलाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं राज्यों के प्रति, इसीलिए प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्य स्तर से भी, स्टेट लेवल से भी लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन में। परंतु वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर व्यक्ति आता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का हर व्यक्ति आता है, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। परंतु वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेवल से, राज्य स्तर से कोई भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का राज्यों से कोई कनेक्शन नहीं होता। इतनी बात हम सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो यही पूरी चीज नीचे लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको बता दी है बिना उसको कवर किए, ठीक है। ये डिफरेंस भी मैंने आपको वही शॉर्ट में बता दिया है पूरा समझाकर कि भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा क्यों नहीं होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये बस ऐसी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, ज़्यादा समझने की क्या, मैंने बस आपको सरल शब्दों में बता दिया है। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड जो लिखा है उसको नहीं यूज़ किया। अच्छा, एक आपने एक उनका एक व्यक्ति हैं जो फिलहाल न्यूयॉर्क, काफ़ी न्यूज़ में है, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, और वो पहले मुस्लिम मेयर हैं न्यूयॉर्क के। नाम है उनका ज़ोहराम ममदानी, ज़ोहराम ममदानी। तो ज़ोहराम ममदानी न्यूयॉर्क में होके, मुस्लिम व्यक्ति होके न्यूयॉर्क के मेयर बन गए।
अब जोहराम ममदानी का यूट्यूब चैनल है जिसपे जोहराम ममदानी ने आज से 5 महीने पहले, जब वो इस इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे जो है न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव होता है। तो वहां पर उन्होंने लस्सी का एग्जाम्पल देके बताया था, और वो लस्सी का एग्जाम्पल कुछ और नहीं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव होते हैं। मतलब आपको किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनना होता, बल्कि आपको अपनी प्राथमिकताएं देनी होती हैं, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। जब प्रेसिडेंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें उनकी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझाया था। इलेक्शन प्रोसेस जो सामान्य होती है लोकसभा वाली, उसमें तो हम क्या करते हैं, जो भी पार्टी हमको अच्छी लगती है बस उनके आगे का बटन दबा देते हैं। परंतु प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे चुनाव में क्या होता है कि हम किसी एक को नहीं, हम सबको चुनते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेट करते हैं कि अगर ये 5 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं तो पहले हम इसको चाहते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता के हिसाब से चूज किया होता है वो व्यक्ति जीत जाता है। ठीक है ना, तो हम वापस से तो उसमें नहीं जा रहे, परंतु इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिस्टम को दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। शॉर्ट में इसको दोस्तों कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। एक बार फिर से बोल देते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जोहरान ममदानी का एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, मैंने कहा मुझे शायद आप लोग न्यूज वगैरह में अपडेट रहते हो तो आपको पता ही होगा, तो बड़ा उन्होंने शानदार लस्सी वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जरूर देखिएगा वो वीडियो। तो ये हम लोगों ने देखा, ये सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए होती है। दोनों के लिए होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? अच्छा, अब आगे देखें, आगे देखें, समझते हैं। दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई विवाद है, तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाता है, अंतिम माना जाता है। ये तो साफ स्पष्ट बात है, ये तो प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी थी, तो कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति के चुनाव को कभी भी इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि उनका निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा था। मतलब ये भी सेम प्रेसिडेंट वाला पॉइंट है, आप उपराष्ट्रपति के चुनाव को या राष्ट्रपति के चुनाव को कभी इस बात पर चुनौती नहीं दे सकते कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। मतलब जिन लोगों को उन्हें वोट देने आना चाहिए था, उन लोगों में से कुछ लोग नहीं आ पाए, इसीलिए हम वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को गलत मान रहे हैं, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, वो उनकी गलती है कि जिनको वोट देने आना चाहिए था वो क्यों नहीं आए। तो हम इस बात पर इलेक्शन को रद्द नहीं कर सकते कि उपराष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति हैं, इनका जो निर्वाचन मंडल है, इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट था, वो अधूरा था, कुछ लोग वोट देने नहीं आए थे। नहीं आए थे तो नहीं आए थे, वो उनकी समस्या है, इस आधार पर हम उस इलेक्शन को रद्द नहीं कर सकते। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा। और इलेक्शन रद्द होना है नहीं रद्द होना है, कोई भी विवाद है, इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों अंतिम फैसला माना जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी सेम प्रेसिडेंट वाले टॉपिक जैसा है। जैसे प्रेसिडेंट, मान के चलिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बना,
और प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके चुनाव से संबंधित कोई मसला था, तो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले की जांच करने के बाद ये पाया कि ये जो प्रेसिडेंट बने हैं इनको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए था, मतलब इनके इलेक्शन में कोई गड़बड़ थी। परंतु ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन फैसला आया कोर्ट का उस दिन तक उस प्रेसिडेंट ने जितने भी फैसले लिए हैं वो सारे फैसले रद्द हो जाएंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति गलती से भी अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा है तो वो जो भी फैसले लेगा वो सारे फैसले वैलिड माने जाएंगे, भले ही भविष्य में जाके ये पता चल जाए कि वो चुनाव या वो व्यक्ति सही तरीके से नहीं चुना गया था। और ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा पद है, अगर हम किसी व्यक्ति को इस पद पर बिठा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ही हर चीज होती है, कोई भी घपलेबाजी नहीं होती है। और उस पद की गरिमा को बनाने के लिए, उस पोस्ट की रेस्पेक्ट को बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक राष्ट्रपति था, 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को रद्द कर दिया और कहा कि अब ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो उन 3 महीने के दौरान उस राष्ट्रपति ने, उस प्रेसिडेंट ने जितने भी डिसीजंस लिए वो सारे के सारे डिसीजंस वैलिड होंगे, वैध होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिस पद पर बैठा है उस पद की रेस्पेक्ट, उस पद की गरिमा बनाने के लिए यह डिसीजन लिया जाता है कि उनके सारे डिसीजंस वैलिड होंगे, परंतु जिस दिन से कोर्ट का फैसला आया है उस दिन के बाद से उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट नहीं रखा जाएगा और वापस से चुनाव होंगे। ठीक है, यह बात हम लोगों ने यहां पर समझी। अब दोस्तों यही बात इस पॉइंट में लिखी थी जो मैंने आपको अभी बताई है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, योग्यता, शपथ, शर्तें, कंडीशंस, इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी। जरा यहां पर देखें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने कम से कम 35 साल की उम्र अपनी कंप्लीट करी हो, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसी कंडीशंस हैं, 35 साल उसकी एज होनी चाहिए। और उसके पास राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब ये, तीसरे वाले पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। तीसरे वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो व्यक्ति के पास राज्यसभा का मेंबर बनने की, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब ये पॉइंट दोस्तों क्यों शामिल किया गया? ये पॉइंट शामिल इसीलिए किया गया, ये पॉइंट इसीलिए, ये पॉइंट इसीलिए शामिल किया गया, ये पॉइंट इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि, ये पॉइंट इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि जो भी व्यक्ति, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है, सॉरी, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो राज्यसभा का एक्स ओफिसियो, वो राज्यसभा का एक्स ओफिसियो चेयरमैन भी बनता है। वो राज्यसभा का एक्स ओफिसियो चेयरमैन भी बनता है। एक्स ओफिसियो का मतलब क्या होता है? एक्स ओफिसियो का मतलब होता है पदेन अध्यक्ष।
एक्स ओफिसियो का मतलब होता है पदेन अध्यक्ष। इन शॉर्ट मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ये मतलब होता है एक्स ऑफिसियो का, कि अगर तुम ये बनोगे तो तुम ऑटोमेटिकली ये भी बन जाओगे, यानी कि अगर तुम ए बने तो तुम ऑटोमेटिकली बी भी बना दिए जाओगे। मतलब अगर आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने तो आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भी बना दिए जाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। और देखते हैं, और ये इसको नोट डाउन करिएगा, है ना। और क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो भी देखते हैं। हाँ, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उनके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके पास कोई लाभ का पद, उसके पास कोई लाभ का पद, उसके पास कोई लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पिछले लेक्चर से याद नहीं आ रहा कि सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने क्या पढ़ाया था, तो मैं एक बार आपको और सरल भाषा में बता देता हूं। लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सरकारी नौकरी। कैसी नौकरी? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या आप स्टेट गवर्नमेंट में हो। यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह की सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, तो ऐसी सरकारी नौकरी को लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। और आपको अपने इस लाभ के पद को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट हो जाती है। अब लाभ का पद क्या नहीं होता? अगर आप कहीं के गवर्नर हो, अगर आप कहीं के नेता हो, तो ये नौकरी थोड़ी ना होती है। तो केवल सरकारी नौकरी जिसके बदले में आपको सैलरी प्राप्त हो रही है, उसी को जो है हम लाभ का पद मानेंगे। किस चीज को लाभ का पद नहीं माना जा सकता है? जैसे कि मान के चलिए किसी स्टेट का गवर्नर है, किसी स्टेट का गवर्नर है, या फिर कोई मंत्री है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, ऐसे लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं माना जाता है ना, क्योंकि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। गवर्नर और मंत्री को कोई सरकारी नौकरी नहीं माना जाता। तो अगर आप कोई सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद माना जाएगा और आपको अपने उस लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा ले सकते हो। और यही सेम कंडीशन प्रेसिडेंट के चुनाव में भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे देखें, आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है? जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, जो भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसका जो नामांकन पत्र है, उसका जो नॉमिनेशन लेटर है, नामांकन पत्र क्या होता है? नॉमिनेशन लेटर। जो भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसका जो नॉमिनेशन लेटर है, उसका जो नामांकन पत्र है, उस पर 20 प्रस्तावक यानी कि 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर
यानी कि 20 अनुमोदक, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों का साइन होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बनना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट, हम यहां पे नाम लिख देते हैं, इनका नाम है राजीव, और ये वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनके इस कागज पर टोटल कितने प्रस्तावकों के साइन होने चाहिए? प्रपोजर को क्या कहते हैं? प्रस्तावक। प्रपोजर को क्या कहते हैं? प्रस्तावक। तो 20 प्रस्तावकों के साइन होने चाहिए, और फिर इसके बाद 20 अनुमोदक के साइन भी होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के साइन इस पे होने चाहिए। जब 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के साइन हो जाएंगे तभी ये उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब हम दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसे आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, एक सुरक्षा राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शपथ की। ठीक है, शपथ में तो खैर वही कि हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बस यही सब बातें रहती हैं। ठीक है, बस काम की चीज ये होती है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दे जो राष्ट्रपति के बिहाफ में इस काम को कर सके। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी और व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं कि वो जाके वाइस प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण करवा सके। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस, यानी कि पद की शर्तें, कि पद पर अगर आपको बने रहना है या आना है तो आपको क्या शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, है ना, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, पद की शर्तें, है ना। अच्छा, अब देखिए, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो ना तो, जो भी व्यक्ति, मैं पहले वाले पॉइंट को समझा रहा हूं, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे अपना लोकसभा का पद खाली करना पड़ेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे अपना राज्यसभा का पद खाली करना पड़ेगा अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। आगे दोस्तों क्या कहानी है? लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यह तो हमने पहले ही पढ़ लिया। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो दो ही कंडीशन है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए और ना ही आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर हैं तो उस पोस्ट को खाली कर दो अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो। और वाइस प्रेसिडेंट की लेकिन जो वो योग्यता वाली शर्त थी उसको कंफ्यूज मत करना कि वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास योग्यताएं होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता ही बनता है। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कार्यकाल और रिक्ति यानी कि टर्म एंड वैकेंसी। पहली बात तो कार्यकाल क्या है, पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना रहता है? 5 वर्ष रहता है। जिस दिन उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, जिस दिन वो अपने ऑफिस में आए, उससे 5 वर्ष रहता है।
रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा खुद ही सोच के देखो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा कैसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा, तो यहां पर भी कोई लोड वाली बात नहीं है। इस्तीफा कैसे देते हैं, इस्तीफा इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, ये भी समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को चाहे तो हटाया भी जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को चाहे तो उनके पद से हटाया भी जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन आपको एक बात लिख लेनी है, ये ध्यानपूर्वक, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जब हम उनकी पद से हटाते थे तो हमें एक प्रोसेस का पालन करना पड़ता था। उस प्रोसेस को हम महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इंपीचमेंट प्रोसेस के नाम से जानते थे। परंतु वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हमें किसी भी इंपीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं है। साफ लिखा हुआ है, अगर मैं उपराष्ट्रपति को हटाना चाहता हूं तो मुझे महाभियोग की प्रक्रिया फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, इंपीचमेंट प्रोसेस, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही लागू होती है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लागू होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए लागू नहीं होती। ये भी बात हम लोगों ने समझ ली, बहुत सिंपल है। प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ने के बाद तो बहुत इजी टॉपिक बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, तो भैया कैसे हटाया जाएगा, तो कैसे हटाया जाएगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को दोस्तों देखो, अगर हटाना है तो उसमें हमको राज्यसभा में चाहिए प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी, और लोकसभा में चाहिए हमको साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको बहुमत के प्रकार समझने हैं ना, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, मैं यकीन बता रहा हूं इसी प्लेलिस्ट में हो सकता है 10-15 नंबर के लेक्चर के आसपास होगा बहुमत के प्रकार, और गारंटी देता हूं कि उससे ज्यादा डिटेल्ड आपने बहुमत के प्रकार कभी अपनी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे। ऐसे समझ में आएंगे कि जैसे कि लक्ष्मीकांत की किताब आपने ही लिखी है, लक्ष्मीकांत की किताब में भी नहीं है वो, आप एक बार देखना तब आजमाना, और अगर देखा हुआ है तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हमको वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाने की प्रोसेस है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत बोले तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत बोले तो इफेक्टिव मेजॉरिटी, और उसी के साथ साथ लोकसभा में साधारण बहुमत, और उसी के साथ साथ लोकसभा में साधारण बहुमत। तो ये दो टाइप्स की मेजॉरिटी हमको चाहिए। अगर ये पैटर्न हासिल हो गया तो आप वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट जिनको भूल गए हैं, बोले सर इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए। देखिए, अगर दोस्तों राज्यसभा की टोटल जो संख्या है, टोटल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं 245, एग्जाम्पल ले लेते हैं 245, ठीक है। अब हमको कैसी मेजॉरिटी निकालनी है, प्रभावी बहुमत निकालना है। तो इन 245 सीट में से हम मान लेते हैं माइनस कर देते हैं 5 सीट्स वैकेंट। वैकेंट का मतलब दोस्तों क्या हो गया,
वैकेंट का मतलब हो गया इन 245 में से 5 सीट ऐसी हैं जिस पर कोई भी सदस्य विराजमान नहीं है, यानी कि रिक्त पद हैं। तो रिक्त पद हैं, ठीक है। तो 245 में से 5 हटा दो, कितना बच गया? 240 बच गया। अब 240 का बहुमत, 240 का बहुमत कैसे निकलेगा? 240 का बहुमत कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, 50% प्लस 1। 240 का आधा करो प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 220, 221। ये हमारा कहलाएगा प्रभावी बहुमत। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा प्रभावी बहुमत। ये कहलाएगा प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझ में आया कैसे निकलता है? अब हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी कैसे निकलती है? मान के चलिए सिंपल मेजॉरिटी को भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, तो यहां पर भी आप एग्जांपल ले लो। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं 543। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं 543। अब 543 में से ये देखो कि उस दिन कितने लोग आए हैं। एब्सेंट कितने लोग आए हैं, मतलब कितने लोग नहीं आए, पहले ये पता। एब्सेंट है मान के चलो उस दिन 30 लोग एब्सेंट है, 30 उस दिन आए नहीं है, ठीक है। 30 आए नहीं है और नॉन वोटिंग 13 लोगों ने उस दिन वोट ना डालने का फैसला लिया है। इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी में हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि कितने उस दिन उपस्थित हैं और कितने वोट डाल रहे हैं। यानी कि टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, जिसमें से 30 लोग उस दिन आए नहीं है और जितने आए हैं उसमें से 13 लोग वोट नहीं डाल रहे। यानी कि आपको क्या करना है? 543 में से सबसे पहले जो 30 लोग नहीं आए उनको हटाओ, फिर जो 13 लोग नहीं आए उनको हटाओ। तो 543 में से आप 30 और 13 हटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 500। अब 500 का 50% प्लस 1 कर दो, यानी कि 251। ये ऐसे निकलती है सिंपल मेजॉरिटी। और ये जो मैंने रिक्त पद हटा के जो निकालना आपको सिखाया है उससे निकलती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है दोस्तों? बस थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा और कुछ बात नहीं है। तो हमको राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत, और लोकसभा में हमको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत। अगर हमको इतना प्राप्त हो जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात हमको यहां पर क्या ध्यान रखनी है, जो एक बेसिक अधिकार होता है जिस भी व्यक्ति को हटाया जा रहा है उसका, कि जब भी आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहोगे तो आपको कम से कम 14 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा उस वाइस प्रेसिडेंट को कि देखो भैया, हम तुमको हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, उसको पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं जो एमसीक्यू में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। एमसीक्यू में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। एमसीक्यू में कथन, एमसीक्यू में कथन यानी कि स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। एमसीक्यू में कथन यानी कि स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्या वाइस प्रेसिडेंट 5 साल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर रह सकता है? तब रह सकता है जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए।
हो सकता है किसी काम की वजह से नया वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं हो पा रहे या डिले हो रहा है, तो उस दौरान जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 5 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी अपने पद पर विराजमान रह सकते हैं। ये जानने योग्य बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि बोले सर अगर एक व्यक्ति एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो क्या वही व्यक्ति दूसरी बार भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे प्रेसिडेंट एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार बन सकता है, ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कितनी भी बार बन सकता है, यानी कि पुनः निर्वाचन हो सकता है। री इलेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है। कितनी भी बार प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कितनी भी बार बना जा सकता है। कितनी भी बार बना जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पद की रिक्ति, कि वाइस प्रेसिडेंट का पद कैसे कैसे खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैं मौका लेके आपको 2 चीजें समझा दूं एक बार वापस से, ताकि आप कभी कॉन्सेप्चुअल गलती ना करें। पद, पद यानी कि पोस्ट। सर्दी। पोस्ट यानी कि पद 2 तरह से खाली हो सकता है। पोस्ट यानी कि पद 2 तरह से खाली हो सकता है। कौन से 2 तरीके हैं? परमानेंट खाली, और जब परमानेंट खाली होता है नए इलेक्शन करवाने होंगे, नए इलेक्शन करवाने होंगे, नए इलेक्शन करवाने होंगे। एक होता है अस्थाई रूप से खाली, अस्थाई रूप से खाली। न्यू इलेक्शंस, नए निर्वाचन की जरूरत नहीं। न्यू इलेक्शंस यानी कि नए निर्वाचन की जरूरत नहीं। ठीक है। 2 तरीके से पद खाली हो सकता है। तो एक तरफ नए इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं और दूसरी तरफ नए इलेक्शन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई चीज परमानेंट खाली होती है तो हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं। क्या शब्द, क्या शब्द उपयोग, क्या शब्द उपयोग किया जाता है, क्या शब्द उपयोग किया जाता है? तो क्या शब्द उपयोग होता है साहब? तो इसके लिए जो उपयोग होता है, परमानेंट खाली के लिए जो शब्द उपयोग होता है उसको हम कहते हैं वैकेंट। वैकेंट मतलब रिक्त। और यहां इसके लिए जो शब्द होता है टेम्पररी खाली होने के लिए एब्सेंट, अनुपस्थित। चीज क्लियर हुई? तो जब आप किसी जगह से टेम्पररी रूप के लिए गए हो कि भैया अभी जा रहा हूं फिर आऊंगा, तो क्या वापस से चुनाव करवाने पड़ेंगे? क्या नहीं। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो या आपको कुछ काम हो या आपको कहीं जाना पड़े, तो फ्रेश इलेक्शंस कराने की जरूरत थोड़ी ना है। आप तो टेम्पररी रूप के लिए गए हो। और जब कोई व्यक्ति टेम्पररी रूप के लिए जाता है तो क्लास में कोई बच्चा नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सेंट। ऐसा थोड़ा ना बोलते कभी नहीं आएगा। एब्सेंट, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। और जब परमानेंट कोई चीज खाली हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट, यानी कि रिक्त। बोले सर परमानेंट कोई चीज कैसे खाली होती है? तो देखिए दोस्तों, परमानेंट कोई चीज खाली हो सकती है, आपने इस्तीफा दे दिया,
मान के चलिए इस्तीफा, पहला क्या हो गया, इस्तीफा। इस्तीफा को हम लोग क्या कहते हैं, त्याग पत्र कहते हैं। आपने त्याग पत्र दे दिया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आपको हटा दिया गया हो, आपको हटा दिया गया हो, निष्कासन। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरा क्या तरीका हो सकता है, कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, यानी कि टेन्योर कंप्लीट, कार्यकाल पूरा हो गया, टेन्योर कंप्लीट। या फिर डेथ हो जाना, या फिर डेथ हो जाना यानी कि मृत्यु हो जाना, या फिर अनसाउंड माइंड, या फिर अनसाउंड माइंड यानी कि खोपड़ी हिल जाना, यानी कि जो आपका मानसिक संतुलन है वो हिल जाना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अस्थिर, अस्थिर मानसिक, अस्थिर मानसिक संतुलन। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उनका जो पद होता है वो परमानेंट खाली हो जाता है, फिर नए चुनाव करके नए व्यक्ति को लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस्तीफा दे दिया, हटा दिया गया, कार्यकाल पूरा। देखो इस्तीफा देगा तो व्यक्ति हटेगा, नया आएगा। हटा दिया गया तो हटा दिया गया, अब भी नया आएगा, नए चुनाव होंगे। कार्यकाल पूरा हो गया तो भी जाना पड़ेगा, फिर नए चुनाव होंगे। डेथ हो गई तो भी चले गए, अब भी नया व्यक्ति आएगा, नए चुनाव होंगे। आपको अस्थिर मानसिक संतुलन घोषित कर दिया अदालत ने, तो भी आपको जाना पड़ेगा, नए चुनाव होंगे, नया व्यक्ति आएगा। लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप कहीं काम से गए हो, तो आप क्या हो, तो आप एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, लेकिन वापस आ जाओगे, वापस चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये शब्द आप याद रखिएगा कि वैकेंट और रिक्त में, सॉरी, वैकेंट और एब्सेंट यानी कि रिक्त और अनुपस्थित में ये अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़े आगे, बढ़े फिर कहानी समझें आगे। तो यहां पर तो यही बताया कि कैसे कैसे पद खाली हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो बोल रहा है कि पहले कार्यकाल समाप्त हो गया, या फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। तीन ये भी मैं हटा रहा हूं, या उनको हटा दिया गया, या फिर उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई दूसरे कारण की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि भैया जो भी व्यक्ति है वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके पास कोई भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर वो पाया गया तो भी हटाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड, अस्थिर मानसिक संतुलन हो गया तो भी हटाया जा सकता है। तो टोटल 5 मैंने फ्लो चार्ट में लिखे थे, टोटल 5 ही पॉइंट होते हैं जिस वजह से परमानेंट पद जो है खाली हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है, रिक्तता हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, बहुत अच्छे से आपको, ये सरल सी चीज है, छोटी सी है, लेकिन अच्छे समझ लेना है। क्या बोलता है, क्या बोलता है, जब वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जब वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया, वो पूरा हो गया। अब सीधी सी बात है, नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति आएंगे, है ना। तो आप हमको क्या समझना है कि जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, जिससे पहले कि उनका समय पूरा हो, 5 वर्ष पूरे हों, उससे पहले ही आप नए वाले वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवा लीजिए। नहीं तो होगा क्या कि पुराने वाइस प्रेसिडेंट के 5 वर्ष पूरे होंगे, फिर वो चले जाएंगे, पद खाली हो जाएगा, फिर नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, कब वो आएंगे, तो बीच में समय खाली रहेगा। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब उनका समय पूरा होगा, जब उनके 5 साल पूरे होंगे, तो उससे पहले ही आप नए वाले वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव करवा लीजिए, ठीक है, ताकि जब तक ये जाएं तब तक दूसरे भी चुन के आ जाएं और इनके जाते ही उनको बिठा दिया जाए, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर इसमें लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन अगर जो पद की रिक्तता है, लेकिन अगर जो पद की रिक्तता है, लेकिन अगर जो पद की रिक्तता है वो या तो त्यागपत्र देने से, या हटाए जाने से, या मृत्यु से, या किसी और कारण से आई है, तो हमको जल्द से जल्द
हमको जल्द से जल्द नए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवा लेने चाहिए। और यहां पर यथाशीघ्र का मतलब है 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर हमको चुनाव करवा लेने चाहिए। अब इस वाले पॉइंट में यह मत बोलना कि सर मरने से कुछ दिन पहले ही हम नए वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव करवा लें क्या, ताकि जब तक ये मरे तब तक दूसरे चुन के फटाफट आके बैठ जाएं। अरे भाई, आपको क्या पता है कि कन्फर्म ये व्यक्ति 5 दिन बाद ही मरेगा? बताइए। तो ऐसा इस वाले में लागू नहीं होना। जब आपका जाने का समय सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, आपके 5 वर्ष समाप्त हो रहे हैं, आपको जाना ही है, तो उससे कुछ महीने पहले आप नए वाले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवा लो ताकि वो सेलेक्ट होके बैठे रहें, और जैसे ये वाले जाएं तो फटाक से नए वाले आके बैठ जाएं, बीच में गैप ना रहे। लेकिन अगर मृत्यु की वजह से, हटाए जाने की वजह से, इस्तीफा की वजह से या किसी और कारण की वजह से पोस्ट खाली हुई है, तो फिर भैया 6 महीने का समय रहता है, 6 महीने के अंदर अंदर आप नए वाइस प्रेसिडेंट को ले आइए। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात एक सुनिएगा। अब मेरी बात यहां पर ध्यानपूर्वक आपको सुन लेनी है। क्या बात हम कह रहे हैं? मान के चलिए ये यहां पर वाइस प्रेसिडेंट 1 थे, तो मैंने इनको वाइस प्रेसिडेंट 1 बोल दिया, ठीक है। ये 2 साल अपने पद पर रहे, लेकिन फिर इन वाइस प्रेसिडेंट 1 की क्या हो गई? डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों अभी भी इनके पास कितने साल बाकी थे? 3 साल बाकी थे। तो अब क्या है कि जो अब इनकी डेथ हो गई, अब नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो केवल इस बचे हुए समय के लिए आएंगे। नहीं, नए वाइस प्रेसिडेंट केवल बचे हुए समय के लिए नहीं आएंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट अपने पूरे 5 साल के लिए आएंगे। इतनी बात समझ में आई? न्यू वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ रिमेनिंग टाइम के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम का मतलब होता है शेष वक्त के लिए, शेष वक्त के लिए नहीं आएंगे, शेष वक्त के लिए नहीं आएंगे, बल्कि पूरे 5 साल के लिए आएंगे, बल्कि पूरे 5 साल के लिए आएंगे। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है ना? तो ये हमको कंफ्यूजन से दूर रहना है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स और इनके कुछ फंक्शन, कि क्या इनकी शक्तियां होती हैं, क्या इनके कार्य होते हैं। एक एक करके समझते हुए चलते हैं दोस्तों हम इसको, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। कहां का? वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती। तो काय की मिलती है? राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं है। अब चूंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन भी तो है ना, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी अलग सैलरी होती, राज्यसभा के चेयरमैन की भी अलग सैलरी होती, तो दो सैलरी हो जाती। तो वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए सैलरी नहीं मिलती, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होने के लिए सैलरी मिलती है।
इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखें। जब भी जब भी जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इस जगह वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, या कहें कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया फिर तो वाइस प्रेसिडेंट हमेशा ये प्रार्थना करता रहेगा कि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए ताकि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकता है। कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकता है। इसके बाद न्यू प्रेसिडेंट, इसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेसिडेंट कितने दिन तक खेल सकता है? 6 महीने तक खेल सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, ये जो पॉइंट हमने बताया है, ये रिक्तता में बताया। मैंने इसीलिए आपको ऊपर क्लियरली बोल दिया था कि रिक्तता का मतलब क्या होता है? वैकेंसी। रिक्तता का मतलब क्या होता है? वैकेंसी। और वैकेंसी का मतलब क्या होता है? परमानेंट खाली। और जब भी कोई चीज परमानेंट खाली होती है तो उसका फ्रेश चुनाव तो होता ही है। तो अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट परमानेंट खाली हो गई, परमानेंट खाली कैसे होगी? प्रेसिडेंट का समय पूरा हो गया 5 साल, प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया समय से पहले, प्रेसिडेंट को हटा दिया गया समय से पहले, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई समय से पहले, या प्रेसिडेंट के साथ कोई और कारण हो गया कि भाई वो लाभ का पद पर आ गए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मिल गया, या अनसाउंड माइंड हो गया, अस्थिर मानसिक संतुलन हो गया, कुछ भी हो गया। इन 5 कारणों से प्रेसिडेंट की पोस्ट परमानेंट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। तो फिर उनकी पोस्ट कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। लेकिन मैक्सिमम कब तक? 6 महीने तक। और वाइस प्रेसिडेंट भी पोस्ट पर तब आता है जब कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा तब तक काम संभालेगा। लेकिन वो मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठ सकता है? 6 महीने तक। उसके बाद तो नया प्रेसिडेंट को आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट परमानेंट खाली नहीं हुई। परमानेंट खाली नहीं हुई मतलब प्रेसिडेंट एब्सेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? एब्सेंट है। प्रेसिडेंट अनुपस्थित है। ये लिखा है ना, अनुपस्थित। इसीलिए हर शब्द मैंने आपको इतनी बारीकी से बताया है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है मतलब कुछ समय के लिए नहीं है, अनुपस्थित है मतलब कुछ समय के लिए नहीं है, वापस तो आएंगे। तो अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो क्या है? जब तक प्रेसिडेंट वापस नहीं आते, जब तक प्रेसिडेंट, अब यहां पर नया प्रेसिडेंट चुनने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी मौजूद है अपने पद पर, वो तो अभी कुछ समय के लिए एब्सेंट है ना, बस अनुपस्थित ही है, कोई रिक्तता थोड़ी ना है। तो जब तक प्रेसिडेंट वापस नहीं आते, तब तक
वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पर रहेंगे या बैठेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बाद में बहुत दिक्कत देती हैं, इसीलिए हमें पता है कि भाई व्यक्ति कहां फंसता है, इसलिए पहले ही क्लियर कर दो, पहले ही हमने फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अब तो ये कहने की तो ये वाली बात ही नहीं है कि भैया जब भी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के बराबर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बस उस दौरान उनको राज्यसभा के चेयरमैन वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, ये थे प्रेसिडेंट, अब ये अपने पोस्ट पर नहीं है, इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट ने ले ली कुछ समय के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट को फिर प्रेसिडेंट वाला माल पानी मिलेगा सारा। लेकिन इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट को जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसकी हैसियत से फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पे आपको दो जगह की मलाई नहीं मिल सकती। आप राज्यसभा के चेयरमैन हो, आपको मलाई मिल रही है, लेकिन अभी आप प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालने चले गए कुछ समय के लिए, तो फिर उतने समय के लिए आपको राज्यसभा के चेयरमैन की मलाई नहीं मिलेगी, फिर आपको प्रेसिडेंट के रूप में जो है मलाई मिलेगी। इतनी क्लियर हो गई बात। अच्छा, बोले सर, बोले कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते तो राज्यसभा के चेयरमैन का काम कौन संभालता है? तो राज्यसभा के चेयरमैन का काम डिप्टी चेयरमैन संभालता है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, हिंदी में कहते हैं उपाध्यक्ष। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का काम संभालता है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करता है जब वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होते। अब चाहे वाइस प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश मौजूद ना हो, परमानेंट मौजूद नहीं है, टेम्पररी मौजूद नहीं है, कोई भी कारण हो, वाइस प्रेसिडेंट ही तो राज्यसभा का चेयरमैन है ना। तो जब वाइस प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश नहीं है, परमानेंट टेम्पररी है नहीं वो, तो उस टाइम पर राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा? तो उस टाइम पर राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएगा। मतलब राज्यसभा का एक चेयरमैन होता है जो वाइस प्रेसिडेंट है, और राज्यसभा का एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट खाली है, तो फिर राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम संभालेगा। बोले सर, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो तो चलो वाइस प्रेसिडेंट होता है, मान लिया, लेकिन ये जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है ये कहां से आता है? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से ही एक व्यक्ति को चुना जाता है, और राज्यसभा के मेंबर्स आपस में ही अपने आप से एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जबकि राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है ये राज्यसभा का ही मेंबर होता है। तो स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? अच्छा, ये सब आपको नहीं पढ़ना कि राज्यसभा के सैलरी, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी, चलो पढ़ लो। 2018 में राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी, अब राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी एक तरीके से वही हो गई वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि व्यक्ति तो सेम ही है। तो 2018 में 1.25 लाख से बढ़ाकर सीधा पर मंथ कितनी कर दी गई थी? 4 लाख रुपया कर दी गई थी। ठीक है, चलिए बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा जो पहला आर्टिकल है वो क्या है? 63 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए, सिंपल, खत्म। केवल उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है
भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का एक्स ओफिसियो चेयरमैन यानी कि पदेन अध्यक्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ लिया कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ओफिसियो चेयरमैन पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु ये नहीं पढ़ा कि कौन सा आर्टिकल। तो अब पढ़ लो ना, आर्टिकल 64। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आर्टिकल 65 क्या कहता है कि जब जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब तब वाइस प्रेसिडेंट उनके काम को संभालेंगे। ठीक है, खत्म कहानी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 65। जब जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, जब जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी, चाहे कैसे भी खाली हो, तो उस कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट पर संभालेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकते हैं? 6 महीने मैक्सिमम। वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकते हैं? 6 महीने मैक्सिमम। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। 63, 64, 65। अब कौन सा आर्टिकल है? 66। आर्टिकल 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 बात करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन आ सकता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स आ सकते हैं, संसद के सभी सदस्य आ सकते हैं, संसद के सभी सदस्य आ सकते हैं। क्या स्टेट से कोई आएगा? राज्यों से कोई आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कोई कनेक्शन ही नहीं होता राज्यों से। तो पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स आ सकते हैं जिसमें निर्वाचित और निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं। आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 कहता है टाइम ऑफ हेल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी in the office of vice president and term of the person elected to fill casual vacancy। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 68 है वो ये कहता है कि अगर कभी उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति हो गई, यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई, तो कितने समय के अंदर अंदर हमको नए इलेक्शंस करवा लेने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और कितने समय में हमको नए इलेक्शन करवा लेने चाहिए, और जो नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो कितने समय तक जो है अपने पद पर रहेगा। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमको उनकी पोस्ट पर नया चुनाव करवा के उसको भर देना है। और जो भी नया व्यक्ति आएगा उनकी पोस्ट पर, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल बचे हुए वर्ष के लिए आएगा, कि पिछला वाइस प्रेसिडेंट 2 साल बिता गया, 3 साल उसके बाकी थे, तो नया वाला केवल 3 साल के लिए आएगा। नहीं, जो भी नया वाला व्यक्ति आएगा उसका जो कार्यकाल रहेगा वो पूरा कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का। ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 बात करता है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, यानी कि प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दें, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दें। क्या दिलवाने के लिए? शपथ दिलवाने के लिए। आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 70 कहता है कि अगर कोई अन्य परिस्थिति आ गई, कोई अदर सिचुएशन आ गई, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे। नॉर्मल सी बात। 71 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे जुड़े सारे मसले। आर्टिकल 71 में क्या आता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े मुद्दे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, सिंपली इलेक्शन है ना, वो काय में आता है? 66 में। और निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो काय में आते हैं? 71 में। तो दोस्तों, इसके साथ आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा टॉपिक है वो भी हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट पर आराम से समय देके उसको समझाने का प्रयास किया है, हर फैक्ट पर हमने जोर भी दिया है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत।
मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।